नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली कंटेंट प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 17 अक्टूबर और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। इसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट जो कि मैं डेली आपसे करता हूं कि प्लीज आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि किसी भी हाल में हमें जो भी हमारी आगामी परीक्षाएं हैं, खासकर दो बहुप्रतीक्षित परीक्षा आपके सामने जो है यूपी पीसीएस की और आरओआर की, इस दो एग्जाम में आपको जो है सक्सेस लेना है, एनी हाउ सक्सेस लेना है, तो इस पर हमारा फोकस है। लेकिन इसके साथ साथ में अगर आप किसी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार पीसीएस हो आपका भी जो आने वाला है, इसके अलावा एमपी पीसीएस, आरएएस या सीजीपीएससी, जिस भी स्टेट पीसीएस की आप एग्जाम की तैयारी करते होंगे, उन सभी स्टेट पीसीएस के लिए दरअसल ये हमारा जो करंट अफेयर्स होता है वो बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। ना सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा करंट अफेयर्स आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ साथ में यदि आपका फोकस वनडे एग्जाम पर होगा तो उसके लिए भी, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए भी हमारा करंट अफेयर्स क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, कलीग्स हैं, आप उनको ये हमारा वीडियो भेज सकते हैं और वो इससे जो है लाभान्वित हो सकते हैं। तो आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले हम लोग देखेंगे क्या? इसके पहले हम लोग देखेंगे कि अगर आपका फोकस बेसिकली आरओआर का एग्जाम है, जो कि मुझे पता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स का जो फोकस है आरओआर होगा, तो अगर आपकी प्रिपरेशन एक लेवल की हो चुकी है तो उसके लिए दरअसल क्या करना है आपको? उसके लिए आप चाहें तो इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और इस प्रोग्राम से जुड़ करके आप जो है लाभान्वित हो सकते हैं, यानी कि आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्या है इसमें? क्या है? आरओआर प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज, इसका नाम है इस प्रोग्राम का। इसमें क्या मिलेगा? इसमें आपको दिया जाएगा बेसिकली 7000 प्रश्नों के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम का आपको सिलेबस का जो है रिवीजन कराया जाएगा, जिसमें क्या होगा, इसमें जो वर्तमान ट्रेंड है आपका आयोग का, वर्तमान ट्रेंड के आधार पर आपको जो है क्वेश्चंस दिए जाएंगे। क्योंकि आप लोग को पता होगा विगत कुछ वर्षों से आयोग के जो प्रश्नों के पूछे जाने की जो प्रवृत्ति है, जो उसका नेचर है, क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके बदल रहा है। और उस बदलते हुए माहौल को, यानी कि उस बदलते हुए प्रश्नों की प्रकृति को आपको समझना है और उसी के अनुसार आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। ऐसे में कहीं ना कहीं यह प्रोग्राम आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहां पर आप उन प्रकार के प्रश्नों को देखने को मिलेगा और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप में क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी एक और एनहांस होगी, तो दूसरी ओर जो है क्या होगा, आपकी नॉलेज भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और एक्यूरेसी प्रश्नों को सही करने की क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। क्योंकि कई बार होता है, शिकायत अक्सर आती है कि सर टेस्ट सीरीज तो लगा रहे हैं लेकिन उसमें मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आप उस ट्रेंड को शायद पकड़ नहीं पा रहे हो, या हो सकता है कि आप कई सारे जो है टॉपिक्स को छोड़ दे रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राइट, इसके अलावा यहां पर आपको जो है 3 टाइम्स इसका रिवीजन कराया जाएगा, 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। इसके अलावा 15 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, जिसमें 3000 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे, यानी कि व्याख्यात्मक रूप से आपको मिलेंगे और वो बेसिकली बाइलिंगुअल होंगे, अर्थात वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होंगे। तो आप छात्र चाहे हिंदी माध्यम के हो या फिर आप इंग्लिश माध्यम के हो, आप इस प्रोग्राम से जुड़ करके अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। और अगर आपको इस प्रोग्राम से जुड़ना है तो आपको व्हाट्सएप पर टाइप करना होगा क्या, वीडियो टेस्ट, और वीडियो टेस्ट लिख करके आपको व्हाट्सएप कर देना होगा 9506742546 पर, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर। तो ये जानकारी आपके लिए थी। अब आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हमने कल पढ़ा था, क्योंकि रिवीजन क्या है, सबसे अहम चीज है। तो फटाफट आप लोग देखिए, अपनी आंखों को बंद करिए या अपने सामने कॉपी रखिए, और जैसे ही मैं प्रश्न को बोलूं तुरंत आपके सामने उसका उत्तर नजर आ जाना चाहिए। राइट, चलिए पहला क्वेश्चन, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए कुल कितने दिवस की यात्रा पर थे भाई साहब? तो 4 देशों की यात्रा पर थे, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीयर्स। और ये चर्चाओं में क्यों है? चर्चाओं में इसलिए है बिकॉज ऑफ जो अभी भारत देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो दरअसल अल्जीरियस के साथ में 2-3 देश की और यात्रा पर थी। वो देश कौन कौन से हैं अक्टूबर माह के, वो आप जरा बताइएगा। इसके अलावा भारत किस वर्ष आईएसएफ की जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा भैया अगले साल, यानी कि 2025 में। और ये प्रश्न हमने आपसे कहा था कि ये क्या है आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है,
अमेरिका भारत रणनीतिक भागीदारी फोरम की मेजबानी में वार्षिक इंडिया लीडरशिप शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये कब किया गया? तो ये किया गया 14 अक्टूबर यानी कि 14 अक्टूबर को। इसके अलावा अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक यानी कि 149वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? यह किया गया आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ओके, नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यह मनाया गया भैया कब? 12 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। नेक्स्ट है आपके सामने विश्व अर्थराइटिस दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो यह विश्व अर्थराइटिस दिवस मनाया गया आपका जो है कब? 12 अक्टूबर को, याद रखिएगा। और यह बीमारी आजकल बहुत कॉमन हो गई जो सभी में पाई जाती है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTS की मेजबानी भारत कर रहा है। यह सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है भैया नई दिल्ली में। और इसके बारे में कल हमने आपको डिटेल्स में समझाया था। आप लोग इसको क्या करिएगा? कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, रिपीटेड प्रश्न है, PYQs का प्रश्न है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी ऐसे प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। मैंने कई बार आपसे कहा है कि आप लोग दरअसल क्या करिए, जितने जो है राष्ट्रीय पार्क हैं, यानी कि जो भी आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं या राष्ट्रीय पार्क हैं, ठीक है, जो भी आपके क्या हैं वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, ठीक है, चाहे वो आपके नेशनल पार्क हो, ठीक है, क्या हो? नेशनल पार्क हो, ठीक है, चाहे वो आपके क्या हो? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, क्या? वाइल्ड लाइफ, ठीक है, सेंचुरीज हो, या फिर ठीक है चाहे वो बर्ड सेंचुरीज हो, क्या? बर्ड सेंचुरीज हो, ठीक है, ये सभी बायोस्फीयर रिजर्व हो, इन सभी की लिस्ट जो है आपके पास होनी चाहिए। एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो यदि इनकी लिस्ट आपके पास नहीं है तो गूगल कर लीजिएगा, वहां से देख लीजिएगा कि कितने कितने राष्ट्रीय पार्क वर्तमान में हो गए हैं, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कितने बर्ड सेंचुरीज हैं, और हाल फिलहाल में यूनेस्को ने किसको क्या घोषित किया है, कौन से विरासत स्थल के रूप में आते हैं। ये सभी बिंदु दरअसल आपको पता होने चाहिए। नहीं पता है तो उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा बढ़िया तरीके से, राइट। तो पेरियार जो वन्यजीव अभ्यारण्य है यानी कि जो सेंचुरीज है कहां पर है? तो यह है भैया आपका केरल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, एक प्रश्न इसमें और पूछता है कई बार कि कोई राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क से कौन सी नदी उस पार्क से होकर गुजरती है? अक्सर जो है यह प्रश्न हाल फिलहाल के जो ट्रेंड है आयोग का, उसमें यह प्रश्न अक्सर पूछाता है कि पर्टिकुलर जो कौन सी नदी ऐसी है जो इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क से या सेंचुरी से होकर गुजरती है। तो यह बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। जब भी पढ़िएगा तो रिवर के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगर बात रिवर की आ गई है तो जो अपवाह तंत्र है आपका, जब ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं तो जो ज्योग्राफी में जो नदी वाला चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी नदी कहां कहां से निकलती है, यानी कि उसका उद्गम कहां से होता है और कहां पर वो समाहित होती है, यानी कहां पर वो गिरती हैं, ठीक है, बे ऑफ बंगाल से लेकर कहां कहां पर गिरती हैं। और इसके अलावा जो उसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, इसके अलावा कोई पर्टिकुलर नदी है, उस नदी के जो है पश्चिम से कौन सी नदी मिलती है, पूरब से कौन सी मिलती है। इस प्रकार के प्रश्न भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए क्या पढ़ना है आपको? पहला पढ़ना है नदी के बारे में। बात करते हैं कोई पर्टिकुलर कोई नदी है, ए नाम की कोई नदी है, ठीक है, इसका उद्गम कहां पर है? क्या इसका उद्गम कहां पर है, यानी कहां से निकलती है, फिर कहां पर ये गिरती है, ठीक है, एक दो प्रश्न हो गया। इसके अलावा इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, जो कौन कौन सी नदियां ऐसी हैं जो इससे मिलती हैं, तो सहायक नदियां कौन सी हैं ये पढ़ना है, सहायक नदी। और कौन कौन सी नदी है जो इसके दाएं से मिलती है या बाएं से मिलती है या पूरब से मिलती है, पश्चिम से मिलती है, यानी कि दिशा भी आपको दरअसल क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। तो अपवाह तंत्र में से नदी वाले चैप्टर में से आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ज्योग्राफी के लिए भाई साहब आप लोग 11th और 12th की एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, बैठे मत रहिए तुरंत। 11th क्लास की एनसीईआरटी और किसकी? 12th क्लास की एनसीईआरटी। 11th में 2 एनसीईआरटी हैं, 12th में भी 2 एनसीईआरटी, यानी कि 4 एनसीईआरटी। ठीक इसी प्रकार से जब आप इतिहास विषय में जाओगे तो वहां पर भी आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, ठीक है। ये सब बातें हैं जो आपको करनी है, ठीक है। करंट के साथ साथ में ये सभी चीजें करनी है, क्योंकि करंट से ही सिलेक्शन नहीं होगा बल्कि अन्य चीजों से सिलेक्शन होगा। इसलिए जब करंट पढ़ते रहिए तो सभी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है भाई साहब कि हाल ही में 26वें भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला, यानी कि किन्होंने जो है अभी हाल ही में 26वें नंबर, याद रखिएगा 26वें नंबर के जो है भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन चुने गए हैं? आपके सामने ऑप्शन है ए परमेश शिवमणि, सर्वेश शिवमणि, महेश सिंह या फिर प्रतीक मिश्रा। जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा।
तो इसका जो सही उत्तर होगा एग्जैक्ट वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परमेश शिरोमणि। कौन से नंबर के हैं भैया? 26वें नंबर के हैं। कई बार आपके एग्जाम में नंबर पूछ लेता है कि किस नंबर के हैं, ये कौन से नंबर के हैं महानिदेशक या डीजी टाइप के क्वेश्चन ऐसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। चलिए तो आइए व्याख्या देखते हैं हम लोग। व्याख्या में पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही जो हमने आपको बताया कि परमेश शिरोमणि ने 26वें भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। और उनके बारे में एक दो पॉइंट हम लोग देख लेते हैं जरा फटाफट। तो वे राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय और तमिलनाडु स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज के पूर्व छात्र हैं, यानी कि वो वहां के स्टूडेंट रह चुके हैं। इसके अलावा उन्हें वर्ष 2014 में तटरक्षक पदक, तो यह प्रश्न भी आपके एग्जाम पूछा सकता है कि जो ये शिरोमणि जी हैं उन्हें तटरक्षक पदक किस वर्ष दिया गया था? आप उत्तर देंगे 2014 में। और इसके अलावा वर्ष 2019 में राष्ट्रपति तटरक्षक पदक, ठीक है। अब यह भी प्रश्न बन सकता है कि कब उन्हें राष्ट्रपति तटरक्षक जो है पदक से सम्मानित किया गया था? तो आप कहेंगे 2019 में। तो एक फैक्ट ये हो गया, एक फैक्ट ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा उन्हें वर्ष 2012 में महानिदेशक तटरक्षक प्रशस्ति से भी सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ फैक्ट है इनके बारे में, आप इनकी भी जानकारी रखिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 सचिव स्तरीय वार्ता कहां पर संपन्न हुई? ये आपको स्थान बताना है, लखनऊ, नई दिल्ली, इंदौर या फिर वाराणसी। लेकिन इसके पहले आप ये जो टर्म देख रहे होंगे 2+2, क्या 2+2 और फिर आगे क्या लिखा है? सचिव स्तरीय। तो एक तो होता है 2+2 सचिव स्तरीय वार्ता और एक होता है 2+2, ठीक है, जो है मंत्री स्तरीय बैठक, ठीक है, या मंत्री स्तरीय वार्ता, मंत्री स्तरीय इसको बोलते हैं। तो सचिव स्तर में क्या होता है? सचिव स्तर में क्या होगा कि जैसे भारत और किसी अन्य देश की बैठक हो रही है, तो कोई वैसे भारत और प्लस जो जिस देश के साथ जो है वार्ता हो रही होगी उस देश के रक्षा सचिव और विदेश सचिव सम्मिलित होंगे। कौन कौन? रक्षा सचिव और विदेश सचिव। अगर बात 2+2 मंत्री स्तरीय की होती है तो उस 2+2 मंत्री स्तरीय में कौन कौन शामिल होगा? भारत की तरफ से 2 मंत्री, कौन कौन से? एक विदेश मंत्री और एक रक्षा मंत्री। जबकि ठीक इसी प्रकार से जिस देश के साथ हमारा बैठक हो रहा होगा, वार्ता हो रही होगी, उस देश के भी 2 मंत्री, कौन कौन से? एक विदेश मंत्री और एक जो है रक्षा मंत्री। बात समझ में आ गई? अक्सर यही होता है, याद रखिएगा 2+2। तो ये क्या है? ये है 2+2 सचिव स्तरीय वार्ता, यानी कि भारत के 2 जो है अधिकारी कौन कौन से? वो सचिव लेवल के कौन से होंगे? एक रक्षा सचिव और एक जो है आपके कौन से? विदेश सचिव, ठीक है, याद रहेगा। चलो, तो ये बैठक बेसिकली कहां पर हो रही है? ये हो रही है आपकी नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो हाल ही में चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 सचिव स्तरीय नई दिल्ली में संपन्न हुई बैठक, नई दिल्ली में संपन्न हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो रक्षा सचिव कौन? अब रक्षा सचिव कौन है भैया? गिरधर अरमाने। आपको याद होगा हमने आपको इस प्रश्न को कराया था। तो रक्षा सचिव कौन है? गिरधर अरमाने ये रहेंगे। और विदेश सचिव कौन है? विदेश सचिव कौन है भैया? विक्रम मिश्री। ये जो है 2 लोग जो है भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे। देखो हो गए ना, एक विदेश सचिव हो गए और एक कौन हो गए? रक्षा सचिव। अगर इसी जगह पर मंत्री स्तरीय बैठक होती तो यहां पर रक्षा मंत्री होते। रक्षा मंत्री कौन है आपके? रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह। और जो विदेश सचिव हैं, जो विदेश मंत्री हैं, आप जानते हो कि जयशंकर प्रसाद हैं, तो ये वहां पर होते। ठीक, समझ आ गई? चलो आगे बढ़ो। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई पक्ष का नेतृत्व कौन करेंगे? तो वो रक्षा विभाग के जो सचिव है कौन? ग्रेग मेरिया रटी। और विदेश मामले एवं व्यापार विभाग के जो सचिव हैं ऑस्ट्रेलिया के कौन है? जॉन एडम्स। इन्होंने दरअसल ऑस्ट्रेलिया का जो है प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के, अच्छा इसके पहले जो वार्ताएं होती हैं बेसिकली कोई भी मंत्री स्तरीय वार्ता हो 2+2 या सचिव स्तरीय मंत्री वार्ता हो, तो उसमें हम लोग क्या काम करते हैं कि जो भी मुद्दे हमारे होते हैं बेसिकली उन पर हम लोग एक बार विचार विमर्श करते हैं, या कुछ नए मुद्दे जो होने वाले होते हैं उन पर हम लोग उस पर विचार विमर्श करते हैं। कुछ मुद्दों पर हम लोग उसका जो आकलन करते हैं कि ये जो हमने योजनाएं चलाई थी, जो हमने हस्ताक्षर किए थे उन संधियों पर, उन मुद्दों पर उस पर क्या कुछ कार्य चल रहा है। तो ओवरऑल सब डिटेलिंग जो है एक तरीके से मीटिंग प्रॉपर होती है जिस पर हम लोग कई चीजों पर चर्चा अक्सर करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेपाल, अमेरिका, भूटान या फिर कोलंबिया? तो अभी बेसिकली कोलंबिया के साथ में दरअसल हस्ताक्षर किया गया है। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए, तो हाल ही में भारत और कोलंबिया के बीच ऑडियो विजुअल
सह निर्माण समझौते पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किया गया है। याद रखिएगा, सूचना और प्रसारण जो राज्य मंत्री है कौन, डॉक्टर एल मुरुगन, और भारत के हस्ताक्षरकर्ता प्रतिनिधि होंगे, और कोलंबिया के विदेश मामलों के उप मंत्री जॉर्ज एंड्रिक रोड्रिगज अपने देश का प्रतिनिधित्व, ठीक है, किया गया इनके द्वारा। और वर्तमान में एक खास पॉइंट यहां पर है कि वर्तमान में जो भारत की 16 देशों के साथ सह निर्माण संधियां कितनी हैं, 16 देशों के साथ, ठीक। और एक पॉइंट और देख लीजिए कि फरवरी 2025 में क्या है, भारत बहुप्रतीक्षित विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी कि वेब्स की मेजबानी करेगा। यह फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि बताओ भारत कब विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आप तुरंत कहेंगे कि सर जी 2025 में, ठीक है। याद रखिएगा, फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे यहां पर बन जाएगा कि जो है कोलंबिया जो है ना, कोलंबिया 17वां देश बन गया है जिसके साथ भारत इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कौन सा समझौता, ये वाला समझौता, कौन, ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौता। तो 16 देशों के साथ ऑलरेडी भारत ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर रखा था। 17वां देश कौन सा बन गया भैया, कोलंबिया बन गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा कहां पर एक्स बैंड रडार स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। इसी से संबंधित प्रश्न हमने आपको कराया था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। तो कहां पर किया गया, केरल में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, असम में। तो ये जो भी हाल ही में एक्स बैंड रडार स्थापित किए जाने की बात कही गई है वो केरल में कही गई है। और केरल में कहां पर, तो केरल के दरअसल वायनाड में। कहां पर, वायनाड में। आपको पता होगा कि यहां पर व्यापक स्तर पर जो है भूस्खलन हुआ था, लैंडस्लाइड हुई थी, ठीक है। और तो जो है ये क्यों लगाया जाएगा रडार, ताकि हम जो है प्रॉपर तरीके से सुनामी और बारिश जैसी जो है क्या कहते हैं जानकारियां हमारे पास क्या हो, पूर्वानुमान हमारे पास क्या हो, सटीकता के साथ लगाया जा सके। और जो हानि होती है इस तरीके से सुनामी और भूस्खलन और बारिश के बाद, वो क्या हो बेसिकली ना होने पाए। टर्म्स क्या आ गया है कि आपके सामने, भूस्खलन जिसको लैंडस्लाइड्स बोलते हैं। हमने कई बार आपसे कहा है कि लैंडस्लाइड्स क्या होती हैं, ये ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मेंस में, पीसीएस के। और लैंडस्लाइड अर्थात भूस्खलन से संबंधित प्रश्न आपके एसए में ही पूछा जाता है। मैंने आपको कई बार कहा है कि इस टॉपिक पर आप लोग क्या करिएगा, अपने जो मैंने टास्क वाली जो कॉपी आपको अलग से बनवाई है, जिसमें मैं आपको जो बातें बताता हूं उसको आपको नोट करना होता है, उस टास्क वाली कॉपी में एक बार भूस्खलन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, जो भी हमारे वीडियो पर नए आज जुड़े हुए होंगे वो लोग, ठीक है। बाकी पुराने छात्र तो सभी जानते हैं कि मैं कैसे करवाता हूं चीजों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो बताओ ये भैया कहां पर, केरल में। केरल में कहां पर, वायनाड में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, पॉइंट वही है, सेम एज इट इज वही कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा केरल में एक्स बैंड रडार स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। इसके द्वारा बारिश और भूस्खलन का पूर्वानुमान सटीकता के साथ जो है क्या हो जाएगा, लगाया जा सकेगा, ठीक है, ठीक है। चलो आगे है, अर्थशास्त्र का नोबेल भैया बताओ वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को दिया गया है। एक लोगों को, दो लोगों को, तीन लोगों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस बार वर्ष 2024 का जो है जो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज है वो 3 लोगों को दिया गया है, याद रखिएगा। और वो 3 लोग कौन है भैया जी लोग, तो 3 लोग हैं आपके। नंबर 1 पर हैं डेरेन एस मोगलू, नंबर 2 पर हैं साइमन जॉनसन, नंबर 3 पर हैं आपके जेम्स ए रॉबिन्सन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 3 के तीनों लोग आपके लिए क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह पुरस्कार उनके संस्थाओं के समृद्धि को आकार देने के शोध के जो है शोध के लिए दिया जाएगा या दिया गया है, ठीक है। अब देखो इनके बारे में कुछ पॉइंट दे रखा है कि जो ये एस्मोग्लू और जॉनसन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या है, कार्यरत है, जबकि जो रॉबिन्सन शिकागो विश्वविद्यालय में क्या है, काम करते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को 11 लाख अमेरिकी डॉलर जो है क्या कहते हैं, प्रदान किया था। बाकी कुछ चीजें जो है हमने यहां पर इंग्लिश में भी दे रखी है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं कि दिस ईयर द लिटरेचर इन द इकोनॉमिक साइंस, ठीक है। बाकी आप लोग इन सभी के नाम यहां पर दे रखे हैं और किस क्षेत्र में इनको दिया गया डिटेल्स में यहां पर आपको जानकारी देगी है इंग्लिश में, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया, नई दिल्ली, लखनऊ, नासिक या भोपाल। जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइए फटाफट कि इसका उत्तर क्या होगा सही। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका क्या, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर भैया क्या, ए, यानी कि नई दिल्ली। तो यानी कि भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन अभी हाल ही में कहां पर किया गया, नई दिल्ली में किया गया। और कब से कब तक किया गया, यह महत्वपूर्ण है। तो आप कहेंगे कि सर जी ये किया गया 15 से लेकर के
18 अक्टूबर तक, यानी कि 15, 16, 17, 18, यानी कि ये प्रोग्राम बेसिकली 4 डेज का था। क्या? 4 डेज का पूरा प्रॉपर तरीके से क्या था, ये प्रोग्राम था। ठीक है, तो इसमें आपको कहीं कंफ्यूजन जो है नहीं रखना है, याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इस कार्यक्रम में क्या हो रहा है कि 400 से अधिक प्रदर्शक, तकरीबन 900 स्टार्टअप्स और बाकी कई जो है अन्य भागीदार इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभिधम्म दिवस 2024 मनाया गया। इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये। आजकल जो बौद्ध धर्म काफी चर्चाओं में रहता है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न पूछ ले आपके। ठीक है, तो ये अभिधम्म दिवस 2024 मनाया गया। कब मनाया गया? 12 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 5 सितंबर या फिर 14 सितंबर? जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि अच्छा, अभिधम्म जो शब्द है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने पहली बार सुना होगा। अगर आपने प्राचीन इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें अभिधम्म के बारे में आप लोग डिटेल्स जानते होंगे, राइट? तो वहां पर मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और हां, आपके एंशिएंट हिस्ट्री में जो बौद्ध धर्म है, क्या जो बौद्ध धर्म है भैया, वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल्स में आप लोग पढ़ लीजिएगा। आज आपका टास्क यही है, पहला क्या टास्क, पहला यही है कि आप जो है बौद्ध धर्म के बारे में पढ़िएगा। और अगर बौद्ध धर्म के बारे में पढ़िएगा तो साथ साथ में जैन धर्म के बारे में पढ़ लीजिएगा। कहीं ना कहीं सिमिलरिटी इसमें रहती मिलती है, थोड़ा बहुत कंपेयर करके पढ़ लीजिएगा। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में आप लोग अपनी टास्क वाली जो कॉपी आपने बनाई होगी उसमें जो है शॉर्ट नोट्स रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, चलो, तो ये बेसिकली जो अभिधम्म दिवस 2024 है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17 अक्टूबर को जो है अभी मनाया गया है। तो ये इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है, राइट? तो अभिधम्म दिवस 2024 17 अक्टूबर को मनाया गया, याद रखिएगा। संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से, याद रखिएगा, मंत्रालय मिनिस्ट्री कई बार चर्चाओं में रहता है। ठीक है, तो संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यह दिवस क्या कर रहा है, मना रहा है। और एक बात और खास ध्यान रखिएगा, वो ये कि दरअसल क्या हुआ अभी हाल ही में कि पाली जो भाषा आपकी, पाली को हाल ही में क्या किया गया, 4 अन्य भाषाओं के साथ में शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिलने से इस वर्ष अभिधम्म दिवस क्या है, समारोह का महत्व बढ़ गया है। ठीक है, पाली की महत्ता दरअसल आपके बौद्ध धर्म में है। पाली की महत्ता बौद्ध धर्म में क्यों है, अगर आपको पता है मुझे कमेंट करके जरा बताइएगा। अगर नहीं पता होगा तो मैं कल बताऊंगा। देखते हैं आपकी नॉलेज को मैं चेक करता हूं कि पाली का महत्व दरअसल बौद्ध धर्म में क्यों है, मुझे बताइएगा इस बार। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट है, तो अभिधम्म पर महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं मूल रूप से पाली भाषा में उपलब्ध हैं। ठीक है, ये यहां पर मैंने उत्तर हालांकि लिख दिया है, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, इसीलिए दरअसल क्या है कि इस बार जो अभिधम्म दिवस मनाया जा रहा है वो क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज ऑफ पाली को शास्त्रीय भाषा का दरअसल दर्जा दे दिया गया है। और शास्त्रीय भाषा का दर्जा किन भाषाओं को दिया गया है, इस पर हमने क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। वो क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट, उसको आप लोग कर लीजिएगा प्लीज। ओके, चलो, इसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में संकिसा वसंतपुर के रूप में जाना जाता है। अभिधम्म दिवस थेरवादी बौद्ध परंपरा का एक त्यौहार है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा यह दिवस मुख्य रूप से म्यांमार में मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान बुद्ध स्वर्ग से पृथ्वी पर क्या होते, वापस आए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए लोथल, बी बोध गया, सी तमिलनाडु या फिर डी गोवा? तो इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोथल। गुजरात के लोथल में अभी हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल जो है परिसर बनाए जाने की घोषणा की गई है। पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही जो हमने आपको बताया, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा कि गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बनाने से क्या होगा, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। याद रखिएगा, अगर गुजरात के बारे में बात करते हैं, वहां के सीएम कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल हैं, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और एक क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो आप कहेंगे गुजरात की। यह प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस फैक्ट को आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब आज का अभ्यास प्रश्न है, बताइए आप लोग कि गुजरात के राज्यपाल कौन है? जल्दी जल्दी मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए। और कमेंट्स क्या जो है धूम मच जानी चाहिए, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है। बताइए गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य सोमव्रत हैं, आचार्य देवव्रत हैं, भूपेंद्र भाई पटेल हैं या फिर किरण बेदी हैं? जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर बताइए फटाफट करके आप लोग कि इसका उत्तर सही क्या होगा, एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा। इसके अलावा अगर बात हम लोग थोड़ा सा मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की करते हैं तो क्या है कि बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए। यहां पर लगाइए पहले क्वेश्चन मार्क और इसको लिखना है आपको 200 शब्दों में। और ये पार्ट है आपका जीएस पेपर क्या, थर्ड का। जीएस पेपर थर्ड में आपको ये लिखना है। ठीक है, मतलब ये पोर्शन जीएस पेपर थर्ड का है। और किसका है?
इकोनॉमिक्स का। किसका है पोर्शन है ये? इकोनॉमिक्स का ये पोर्शन है। इसको आप लोग क्या करिएगा, लिख करके जो है देखिएगा कि क्या आप सही ढंग से लिखते हैं नहीं लिखते हैं। बफर स्टॉक को एक बार इसके शॉर्ट नोट्स भी रेडी कर लीजिएगा। बफर स्टॉक आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। मिलेंगे कल हम लोग एक नई क्लास के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, टेंशन मत रखिए और अपने अंदर विल पावर के साथ साथ में कंसिस्टेंसी एंड पॉजिटिविटी को क्या करिए, मेंटेन करिए। यकीनन आपका सिलेक्शन होगा। मैं आपके साथ हूं, आई एम विथ यू एंड बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।